गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टारगेट ऑन इंजीनियर्स में आप सब लोग का स्वागत है। आप सब लोग को अब नेक्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 to 3 के हम क्वेश्चन सीरीज और थ्योरी सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं और 52 लेक्चर्स में आपको टोटल चैप्टर 1 to 3 के क्वेश्चन और थ्योरी बुकलेट्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो अब हम सब लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो एक बेहतरीन चैप्टर है और बहुत आसान भी है। अगर आप सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ गए तो बहुत ही आसान है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम सब लोग आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में एक और नया चैप्टर ऐड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में समझेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में जानेंगे। तो पूरा डिटेल में हम सब लोग करेंगे। सबसे पहला इसमें टॉपिक स्टार्ट होता है कि टाइप्स ऑफ लोड, क्योंकि देखिए लोड से ही शियर आएगा, लोड से ही नॉर्मल आएगा, कभी खिंचाव होगा, कभी सरकाव होगा, कभी दबाव होगा। तो हम लोड से ही सारी चीजें समझ पाएंगे कि लोड से ही क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ लोड में आपका लोड क्या है भाई? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम रेजिस्ट करें, कोई भी ऐसा फोर्स जिसको हम क्या करें, जिसको बॉडी रेजिस्ट करे, लोड कहलाएगा। ठीक है, फोर्स जिसको रेजिस्ट किया जाएगा वो लोड होगा। ठीक, अगर किसी अब वही बात है, किसी को कंधे पे बिठा लिए, मजा आ रहा तो लोड नहीं है, लेकिन अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो बहुत भारी है, तब लोड है। तो जिसका कोई भी फोर्स जिसको हम रेजिस्ट करें लोड है। और लोड जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप अप्लाई करते, कभी कभी बिना अप्लाई किए हुए आ जाता है। जैसे नॉन अप्लाइड, आपका सेल्फ वेट भी लोड है जो आपके पैर की हड्डियों को सहना है। आपका अपना वेट जो है उसको पैर की हड्डियों को सहना है, तो सेल्फ वेट भी एक आपका क्या है, लोड है। तो ऐसे में दो तरीके का लोड होगा, एक अप्लाइड लोड और एक क्या होगा, नॉन अप्लाइड लोड। हाँ ध्यान रखिएगा, अप्लाइड लोड को ही एक्सटर्नल लोड भी कहेंगे और नॉन अप्लाइड लोड को हम इंटरनल लोड कहेंगे। जैसे नॉन अप्लाइड में भाई आपको रिएक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता है, इंटरनल नहीं होगा, इसे रिएक्शन तो एक्सटर्नल ही हुआ। पर हाँ नॉन अप्लाइड, इंटरनल आप हटा दीजिए, नॉन अप्लाइड में आपका ये है कि रिएक्शन है और सेल्फ वेट है। रिएक्शंस जो हैं, जो दूसरे बॉडी से आप पर लग रहे हैं, वो अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो सपोर्ट्स हैं। जब लोड लगेगा उसके अपोजिट में रिएक्शंस लग जाएगा। सेल्फ वेट नॉन अप्लाइड। हाँ, सेल्फ वेट एक आपका बॉडी फोर्स है। अब बॉडी फोर्स क्या होता है? बॉडी फोर्स ये होता है जो पूरी इंटायर बॉडी पर लग रहा हो और उसको किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड एज्यूम करके एनालिसिस करेंगे। जिस पॉइंट पर एज्यूम करेंगे कंसंट्रेटेड, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो सेल्फ वेट बॉडी फोर्स का सिंपल मतलब है जो इंटायर बॉडी में लगे, कहीं एक जगह ना लगे। इंटायर बॉडी मींस इंटायर वॉल्यूम का यहाँ पे आएगा कॉन्सेप्ट, ये वॉल्यूम में लगेगा। तो आपके इंटायर क्या हो, वॉल्यूम, किसी लाइन पर नहीं, किसी एरिया पर नहीं, इंटायर वॉल्यूम में होगा। और जो वॉल्यूम में होगा तो जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मानेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड है, अब वो अप्लाइड फोर्स आपका हो सकता है बॉडी फोर्स एक्ट्स ऑन होल वॉल्यूम। बॉडी फोर्स जो होगा वो पूरे वॉल्यूम में लगेगा। और सरफेस फोर्स जो एक्ट ऑन एरिया होगा, जो एरिया पर लग रहा होगा। तो होल वॉल्यूम वाले को भी हम, जैसे इसी में मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। अगर एक मैग्नेट से आप दूसरे मैग्नेट को सरकाए होंगे, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को सरकाए होंगे, तो वो पूरे इंटायर बॉडी में लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक बॉडी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक बॉडी फोर्स है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सरफेस फोर्स जो एक सरफेस एरिया पर लगेगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन जैसे आपका पूरे बॉडी है, यहां पर नहीं लगेगा, जहां कांटेक्ट है उसी कांटेक्टिंग सरफेस पर लगेगा। तो सरफेस फोर्स हमेशा कांटेक्टिंग सरफेस पर लगते हैं और ये पॉइंट भी हो सकता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। सरफेस फोर्स या लोड एक्ट ऑन एरिया, एरिया पर लगेगा, ये पॉइंट भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट लोड क्या होता है? तो ऐसा लोड जिसका टोटल इंटेंसिटी, जैसे 100 किलो न्यूटन, 1000 न्यूटन या 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी, जो इंटायर क्या हो, एक पॉइंट पर लगे। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट तो भाई एक्चुअल में डायमेंशनलेस होता है।
पॉइंट में कोई डायमेंशन होती नहीं है, लेकिन नहीं, हम पॉइंट की बात नहीं करेंगे। अगर अदर डायमेंशन की तुलना में बहुत कम डायमेंशन पर लगे तो उसको पॉइंट लोड मान लेंगे, क्योंकि आइडियली किसी एक पॉइंट पर लोड लगाना संभव ही नहीं है। पर किसी लोड को पॉइंट लोड कब मानेंगे, जब अदर डायमेंशन, जैसे एक ब्रिज है बहुत बड़ा सा है, उस पर कार का जो वेट है वो पॉइंट लोड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कार का वेट बहुत कम डायमेंशन पर लग रहा होता है। तो इसलिए पॉइंट लोड जो अदर डायमेंशंस, जो आपकी उस डायमेंशन है बीम की, उसके तुलना में बहुत कम लेंथ पर लगे तो पॉइंट लोड लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा, जो आपका कुछ लेंथ पे, कुछ एरिया पे बटा हुआ हो। भाई डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वितरित हो, इधर उधर फैला हो, सेपरेट आउट हो, ठीक है। तो उस केस में, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, आप भाई बंटवारा भी कई तरीके हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बदलाव भी हो तो एक पैटर्न वाइज बदले, जैसे अभी एक एक करके सबको डिटेल में करते हैं, पर अभी देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तीनों तरीके के लोड आपके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में। अब जैसे आया पहला पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड को ऐसे दिखाया जाएगा, ये किसी एक पॉइंट पर ऐसे आपका कंसंट्रेटेड जो भी है, जितना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी है, वो एक जगह लग रहा है। ये हो गया क्लियर, इसको एक जगह मान लेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होगा, जब आप कभी बंटवारा करेंगे, जब ऐसे बांटेंगे लोड, जैसे टोटल आपके पास 10 किलो न्यूटन तो था, पर इस 10 किलो न्यूटन को आप एक जगह लगा दिए तो पॉइंट हो गया। पर अगर 10 किलो न्यूटन को आप 2 मीटर में फैला दिए तो इसकी एक इंटेंसिटी आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। और इंटेंसिटी आप क्या कहोगे, इंटेंसिटी आएगी, और इस इंटेंसिटी को आप क्या कहोगे कि गुरुजी 10 किलो न्यूटन को 2 मीटर में फैलाया गया, किसमें, 2 मीटर, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 5 किलो न्यूटन पर मीटर। बात समझ में? तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, पॉइंट लोड तो भाई इकट्ठा लग गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होगा, वो रेट ऑफ लोड जो होता है, वो मेजर द लोड पर यूनिट लेंथ, लोड पर यूनिट लेंथ, इसी को रेट ऑफ लोड कहते हैं, लोड इंटेंसिटी कहते हैं। और एक यूनिट रहेगा, एक रन की लेंथ लिया गया, लोड पर यूनिट लेंथ। हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में लोड पर यूनिट लेंथ जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लोड पर यूनिट लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आपको टोटल लोड निकालना है तो रेट ऑफ लोड या फिर लोड पर यूनिट लेंथ से टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको दिखाने के तरीके क्या क्या है, इस तरह भी दिखाया जा सकता है और इस तरह भी दिखाया जा सकता है, दोनों तरीके के आपके डायग्राम दिखाए जा सकते हैं। तो इसमें अगर ये इंटेंसिटी इसका दिया है W, W क्या है, लोड पर यूनिट लेंथ है, W लोड पर यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिएगा, W लोड पर यूनिट लेंथ है। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल लोड कैसे, दोनों तरीके से दिखाया था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का आपको मिलेगा। तो टोटल लोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, L अगर लंबाई है तो टोटल लोड जो होगा, टोटल लोड इक्वल टू W इंटू क्या करोगे, L करोगे, और W इंटू L इसका क्या होगा, एरिया होगा। तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसी का एरिया यही लिखा हुआ है, टोटल लोड इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो लोडिंग डायग्राम का एरिया ही आपका टोटल लोड होता है। अब इसमें, अब आगे इसको टोटल लोड तो भाई निकाल लिए W इंटू L, अब इस टोटल लोड को कहां लगता हुआ मान सकते हैं, तो इस टोटल लोड को इस एरिया के सेंट्रॉइड पर लगता हुआ मान सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, अगर ये रेक्टेंगल B है और ये हाइट H है, तो यहां से ये B/2 दूरी पर होगा और हाइट में H/2। तो हाइट का हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, टोटल लोड बिहेव्स लाइक अ पॉइंट लोड, टोटल लोड को हम एक पॉइंट लोड मानेंगे, और कहां मानेंगे, उसके सेंट्रॉइड पर। अगर लंबाई L है तो कहां मानेंगे, L/2 पर मानेंगे।
behaves like a point load act on the centroid of the load diagram। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कहां लगता हुआ मानेंगे, act on the centroid of लोड डायग्राम, लोड डायग्राम के सेंट्रॉइड पर लगता हुआ मान लेंगे। अब यही आपका आया पॉइंट रेट का, अगर कोई रेट पूछे तो भैया पॉइंट लोड जो है वो एक जगह ही लग रहा है, उसका कोई रेट नहीं, वो बटा नहीं है। तो पॉइंट लोड का अगर रेट ऑफ लोड पूछा जाए तो शून्य होता है। पॉइंट लोड का रेट ऑफ लोड क्या होता है, शून्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया। हाँ, रेट ऑफ लोड अगर पूछा जाए ए पर तो हर जगह इस डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में रेट ऑफ लोड डब्ल्यू है और हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। और हमसे टोटल लोड पूछा जाए तो डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे इसी में है तो ये आपका हर जगह कांस्टेंट लोड है, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब इस लोड को कितना मानेंगे तो आप कहोगे गुरुजी इस लोड को W इंटू, अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे यहां पर पूछा, इतने सेक्शन की बात किया, इतने केवल सेक्शन की बात किया, तो जब आप इसको देखेंगे तो A पर भी आपका W ही है, C पर भी आपका W ही है। तो जब आप इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आपका X दूरी पर, यहाँ पर आपका X दूरी पर W लोड है, तो इसको हम क्या करेंगे, A से C के बीच की बात चल रही है, तो इसको हम क्या करेंगे कि W इंटू एक्स मानेंगे। और कहाँ मानेंगे, चाहे इधर से x/2 मान लो और चाहे इधर से x/2 मान लो। मतलब अगर कोई आपसे यहाँ खड़े होके पूछे कि लेफ्ट साइड का लोड बताओ, यहाँ खड़े होके पूछे और पूछे कि लेफ्ट साइड का लोड बताओ, तो आप कहोगे लेफ्ट साइड का टोटल लोड जो है वो W इंटू एक्स है। टोटल लोड क्या है, W इंटू एक्स है। टोटल लोड ये एरिया है, क्योंकि W हाइट है और x है तो W इंटू एक्स है। और कहा मानेंगे, x/2 दूरी पर लगता हुआ मानेंगे। बात समझ में आ रही। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पॉइंट लोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कहाँ ट्रीट कर, कितना होगा, तो टोटल आप कहेंगे W इंटू एक्स होगा। कहाँ लगता हुआ माना जाएगा, x/2 पर लगता हुआ माना जाएगा। पूरी बात समझ में आ रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट आया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब देखिए बटा तो है, देखिए एक पॉइंट लोड हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूटेड में कैटेगराइज हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली वेरिंग और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड W जो हर जगह कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग में अब आपका ये वेरी कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कंडीशन में अगर आप देखें तो ये अब देखिए यूनिफॉर्मली क्यों वेरिंग बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप बढ़ रहे हैं, जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, रेट ऑफ लोड एक लीनियरली बढ़ रहा है। रेट ऑफ लोड क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है या लीनियरली घट रहा है। ये आपका लीनियरली बढ़ रहा है या लीनियरली क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इस पूरे लोड को माने कितना, तो गुरुजी ये पूरा लोड जो होगा इसका एरिया होगा। टोटल लोड इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। टोटल लोड इक्वल टोटल एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। और इसका एरिया एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 W इंटू एल, 1/2 W इंटू एल। अब ये कहां पर माने, तो एक्ट ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। अब अगर आपको ध्यान हो तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, तो सर इधर से, अगर ये पूरी लंबाई L है तो इधर से 2L/3 पर होता। किधर से 2L/3, तो जहां से 0 है वहां से 2L/3 और जहां से आपका L है वहां से आपका L/3, जहां आपका बेस है। अब इसमें अगर यही देखें तो इसमें उल्टा होगा, इसमें इधर से 2 यहां से L/3 होगा और इधर से 2L/3 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम सब लोग सेंट्रॉइड पर लगता हुआ मानेंगे, किसके सेंट्रॉइड पर, लोडिंग डायग्राम के सेंट्रॉइड पर। और लोडिंग डायग्राम का एरिया टोटल लोड देगा, लोडिंग डायग्राम का सेंट्रॉइड आप आसानी से जान जाएंगे। तो ये आपका हो गया टोटल एरिया। अब अगला कहां लगता हुआ माने,
तो इसको कहाँ लगता हुआ मानेंगे, आपको दिखाया गया टोटल लोड हुआ यूनिफॉर्मली, किसके लिए है ये, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इसको हम लोग 2L/3 और इधर से L/3। अब ये आप समझिए कि इस तरह वाले डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए है। अच्छा, इसमें अगर आपसे ध्यान से पूछा जाए तो यहाँ का W है और ये यहाँ का ये लंबाई क्या है, L है। किसी ने कहा नहीं गुरुजी, आप हमें x दूरी पर बताओ, आप हमें क्या बताओ, x दूरी पर बताओ। ये x दूरी है, यहाँ पर लोडिंग का रेट बताओ। तो अब यहां से अगर आप ध्यान दो, हम इसको मान लिए कि ये WX है। WX क्या बता रहा है, लोडिंग का रेट एट अ डिस्टेंस x, किसी x दूरी पर लोडिंग का रेट बता रहा है। और जब x दूरी पर लोडिंग का रेट बता रहा है तो हम यहां से अगर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज का नियम ही लगाएं तो ये W है और ये L है, ये W है और ये क्या है, L है, और ये क्या है, ये WX है और ये क्या है, X है। तो अगर हम यहां से देखें तो WX/X जो होगा, WX क्या है, एक तरीके से ये X दूरी पर लोडिंग है, X दूरी पर क्या है, लोडिंग। तो WX/X जो होगा वो W/L के बराबर होगा। तो WX जो होगा, X दूरी पर लोडिंग जो होगा वो W/L इंटू X होगा, W/L इंटू X होगा। पूरी बात समझ में आ रही है ना। तो किसी x दूरी पर लोडिंग इंटेंसिटी अगर आपसे पूछे तो W/L इंटू एक्स होगा। अब किसी ने कहा कि गुरुजी x दूरी के लोड की बात बताओ, तो क्या WX आपको आता है, हाँ WX आपको आता है। कितना होता है WX, ये होता है W/L इंटू एक्स होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग। इसमें अगर देखें तो लोड x का एक फंक्शन है, पॉइंट लोड में रेट ऑफ लोड क्या है, 0 है। अगर आपसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो आपका होगा उस केस में रेट ऑफ लोड आपका कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ लोड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। और फिर आपसे पूछा गया कि x दूरी पर लोड इंटेंसिटी बताओ, तो आपने कहा x दूरी पर लोड इंटेंसिटी होगा W/L इंटू एक्स होगा, W/L इंटू एक्स होगा। अब किसी ने कहा कि इस लोड को कैसे निकालें, तो इस लोड को हम क्या करेंगे, x दूरी है, हम इस लोड को निकालेंगे 1/2 WX इंटू एक्स। भाई इसका एरिया ही तो होगा, और कहा मानेंगे, तो बड़े साइड से x/3 दूरी पर, और जो जीरो वाला साइड है वहां से 2x/3 दूरी पर। तो रेट ऑफ लोड आपका आएगा हाफ WX इंटू एक्स, जो आपका 2x/3 और x/3 दूरी पर होगा। क्लियर हुआ ये, आप ध्यान देते रहिए। जैसे इसी में आपको दिखाया गया है कि x दूरी पर कोई सेक्शन है, यहाँ पर 0 है, तो जब आप इधर से WX निकालेंगे, x कहां से लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x 0 वाले से लिया गया जहां से इंटेंसिटी बढ़ रही, तो WX जो आया वो W/L इंटू एक्स आया, W/L इंटू, और समरूपता के नियम से ये आया और कुछ नहीं। और x क्या, डिस्टेंस फ्रॉम 0 रेट ऑफ लोड से टू क्रॉस सेक्शन XX। अगर इधर से डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस होगा L-x। अगर वो दूरी x है तो इधर से क्या होगी, L-x। तो ध्यान रखिए x कहां से लिया गया है, x is taken from the point at which the rate of load is 0। x is taken from the A, और A क्या है, A is the point at which the loading rate equal to 0। तो लोडिंग रेट जहां 0 हो वहां से x कैलकुलेट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग अगर है तो नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग कैसे भी हो सकता है। अब इसमें एक एग्जांपल आपको पैराबोलिक दे दिया कि भाई इसमें नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग है और ये पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो पैराबोला का एरिया होता है जब ऐसे होगा,
जब पैराबोला इस तरह से बनेगा तो इसका जो एरिया होगा वो इस तरह का एक रेक्टेंगल मानो उसका 1/3 ऑफ ए होता है। अगर ये रेक्टेंगल माने तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसका 1/3 ये होता है, a/3 होता है। तो बचा ये वाला कितना होगा, ये 2a/3 होता है। अच्छा a अगर बात करें, यहां पर लोड w है और ये लंबाई l है, तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल जो बनेगा वो w इंटू एल होगा और उसका 1/3 आपका टोटल लोड होगा। टोटल लोड कैसे निकालते हैं, तो टोटल लोड गुरुजी जो होता है, टोटल लोड लोडिंग डायग्राम का एरिया होता है। लोडिंग डायग्राम का क्या होता है, एरिया होता है। और लोडिंग डायग्राम का एरिया जो यहां से निकालेंगे ये आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ एक रेक्टेंगल एज्यूम करें तो जिसका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1/3 टाइम्स ऑफ WL/3 हो गया। और कहा मानेंगे, ध्यान रखिएगा ये 3/4 डिस्टेंस 3/4 L पर होता है, इस साइड से L/4 डिस्टेंस पर होता है। इस साइड से कितनी डिस्टेंस पर होता है, L/4 डिस्टेंस पर होता है। इन केस कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए कि ये कितना एरिया होगा, क्यों ऐसी बात है, क्योंकि एरिया जानने से हम टोटल लोड जान पाएंगे। और जब टोटल लोड पता होगा तो कहाँ लगता हुआ मान ले, अगर ये भी पता चल जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ सबको? यहां तक आपको हमने बता दिया कि टाइप्स ऑफ लोड, अप्लाइड और नॉन अप्लाइड। अप्लाइड में आपका हो गया बॉडी फोर्सेस, और बॉडी फोर्सेस के साथ साथ सरफेस फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस में अगर हम बात करें तो सरफेस फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉइंट लोड, और डिस्ट्रीब्यूटेड में हम बात करें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली वेरिंग और नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग। अब एक नया टॉपिक आता है बीम। बीम सब लोग अपने घरों में भी देखा होगा आप सब लोगों ने। बीम आपको कई जगहों पे जहां भी ऐसा कोई, देखिए बीम यहाँ पर लेजर बीम वाला वर्ड नहीं है, लाइट का बीम नहीं है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर की बात की गई है। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें ट्रांसवर्स लोड लग रहा हो, या फिर जिसको ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया हो। जैसे आप अपने घरों में बीम देखते होंगे जो स्ट्रक्चरल है तो हॉरिजॉन्टल, इन जनरल हॉरिजॉन्टल रहता है, इंक्लाइन भी हो सकता है पर इन जनरल हॉरिजॉन्टल। तो कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसमें ट्रांसवर्स लोड लग रहे हैं। अब ट्रांसवर्स क्या होता है, जैसे कोई अगर एक मेंबर आपका बना, ऐसे कोई एक मेंबर बना, चलो इसको ऐसे ही रोल कर दे रहे हैं, ये आपका कोई एक मेंबर बन गया, कोई एक ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर है। अब ये स्ट्रक्चरल मेंबर का ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, और इसके ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, ट्रांसवर्स, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स। ऐसे कोई कहा गुरुजी ये नहीं परपेंडिकुलर है क्या, तो ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे लोड लगे, ऐसे लोड लगे तो ये भी आपका ट्रांसवर्स लोड है। बात समझे? तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और वो ट्रांसवर्स लोड आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली वेरिंग और नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग। ऐसे पॉइंट कपल भी हो सकते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कपल भी हो सकते हैं। तो अब इसको पढ़िए, बीम क्या है, बीम क्या है, तो द मेंबर्स दैट आर सिलेंडर। अब सिलेंडर का मतलब होता है लॉन्ग, टू लॉन्ग, टू लॉन्ग हो। सिलेंडर का मतलब हो जिसकी लंबाई ज्यादा हो। तो इन जनरल लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा होता है। बीम में खास बात होती है कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन जो होता है वो अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा होता है। द मेंबर्स दैट आर सिलेंडर, कोई भी मेंबर जो सिलेंडर हो, सिलेंडर मींस टू लॉन्ग, या फिर लेंथ इज, सॉरी, lateral dimensions are negligible as compared to longitudinal dimension। जैसे आप अपने हाथ को भी सिलेंडर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो डायमीटर की तुलना में ज्यादा है। ऐसे आप गांव अपनी लाठी बोल सकते हैं, जो बाबा जी की लाठी है वो सिलेंडर मेंबर है। क्यों सिलेंडर है, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा है, या लेटरल डायमेंशन
लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन की तुलना में नेग्लिजिबल है। पूरी बात क्लियर है। तो मेंबर्स दैट आर सिलेंडर एंड सपोर्ट लोडिंग दैट आर अप्लाइड परपेंडिकुलर को ही क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स या लेटरल। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, या फिर इसी का नाम है लेटरल। इसी को क्या बोलेंगे, लेटरल। तो मेंबर दैट आर सिलेंडर एंड सपोर्ट लोडिंग, कोई भी सिलेंडर मेंबर दैट सपोर्ट लोडिंग द applied perpendicular to their longitudinal axis is called beam। ऐसे सिलेंडर मेंबर जिस पर ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल की परपेंडिकुलर लोड लग रहा हो उनको बीम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। अब आगे, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो क्या होता है, सब्जेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांसवर्स शियर लोड। तो बीम एक ऐसा मेंबर है जिसमें ढेर सारे ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहे होते हैं, जिसमें मल्टीपल ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहे होते हैं। लोड में भी पॉइंट लोड हो सकता है, लोड आपका पॉइंट लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, रेट ऑफ लोड इसका 0, इसका रेट ऑफ लोड कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो सकता है, या फिर कपल्स हो सकते हैं। कंसंट्रेटेड कपल भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कपल भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो लोड कोई भी हो जो बस क्या हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। पूरी बात क्लियर हो गई। तो बीम आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने तरीके का होता है, फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। तो टाइप्स ऑफ बीम की बात करें तो बीम जनरली आपका दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया। अच्छा, बीम आप समझ गए ना, ऐसा कोई भी मेंबर जिस पर ट्रांसवर्स लोड, अब ये ट्रांसवर्स लोड ऐसे मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, पॉइंट भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग भी हो सकता है। तो ये आपका बीम है क्योंकि इसके लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर लोड लग रहा है। और बीम में दो तरीके का, स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। अब डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट क्या होता है, तो फिर से एक बार छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेट, डिटरमिनेट अगर हम बोले, डिटरमिनेट का मतलब होता है सुनिश्चित कर पाना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी बीम, ऐसा बीम मींस जिसमें ट्रांसवर्स लोड हो। तो ऐसा बीम जिसके रिएक्शंस को, जिसके हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को, जिसके रिएक्शंस को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, रिएक्शंस जिसके रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से सॉल्व हो सके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या कर सके, सॉल्व हो सके। तो हम इसका मतलब तुरंत कहेंगे गुरुजी पूरा डिटरमाइन कर दी, पूरा क्या कर दी, द बीम, दोज बीम्स that reactions can be calculated with the help of static equilibrium equations are known as statically determinate beam। कौन सी बीम, those beams, कौन सी बीम, those beams that reactions, support reactions can be calculated with the help of static equilibrium equations is known as statically determinate beam। statically determinate क्योंकि स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर बात करें तो तीन होते हैं, प्लेन में तीन होते हैं, ध्यान रखिए। हम प्लेनर बीम की बात करेंगे तो प्लेन में आपके तीन होते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर
In case of plane stator, there are three static equilibrium equation. One is the net force या फिर algebraic summation of forces in x direction equal to 0, and second one is algebraic summation of forces in y direction equal to 0, and the moment about any fixed point, the net moment about any fixed point या फिर algebraic summation of moment in any fixed point about any fixed point equal to 0. तो तीन आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। अगर किसी बीम में सिर्फ तीन ही रिएक्शंस होंगे, वी हैव ओनली थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन अ प्लेनर स्ट्रक्चर। इफ there are only three reactions, three support reaction or less than three support reaction, then we can determine the reactions with the help of static equilibrium equation. तो अगर आपके सिर्फ आपके इक्विलिब्रियम थ्री अननोन्स है, थ्री रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मोर देन थ्री हैं तो उनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब इक्विलिब्रियम से नहीं सॉल्व कर सकते तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे सॉल्व, पर उसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लाने पड़ेंगे। जितने अननोन्स होंगे उतने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास होने चाहिए, तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पूरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें आप क्लियर रखिएगा। हाँ, ऐसे में आपके तीन ऐसे बीम्स हैं जो स्टैटिकली, जिसके आप रिएक्शंस आसानी से स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे दो तीन बातें आती हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो आप जानते भी होंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आप क्योंकि इसको जानते होंगे। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में फर्स्ट सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट। फर्स्ट सपोर्ट इज क्या? रोलर सपोर्ट। तो इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट देयर आर ओनली वन रिएक्शन, देयर आर ओनली वन रिएक्शन। रोलर सपोर्ट्स में जब भी आपको रोलर दिखेगा तो इसमें ओनली वन रिएक्शन, ओनली वन रिएक्शन, देयर आर ओनली वन रिएक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज परपेंडिकुलर। जैसे आपका रोलर ऐसे है तो हमेशा इसका रिएक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। द डायरेक्शन ऑफ रोलर सपोर्ट, रिएक्शन ऑफ, इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट, in case of roller support the direction of reaction is perpendicular to the contacting surface। ऐसा नहीं कि वर्टिकल बोलेंगे। अगर रोलर कहीं मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से सपोर्ट कर रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है रोलर सपोर्ट कैसे कर रहा है। रोलर हो सकता है तिरछा सपोर्ट करे, तो ध्यान रखिए रिएक्शन आता क्यों है? रिएक्शन इसलिए आता है क्योंकि कोई ना कोई रुकावट कोई पैदा करने वाला है। रोलर क्या होता है कि एक तरफ के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है, जो डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा वो फोर्स रिएक्शन देगा, और जो रोटेशन को रोकेगा वो आपका मोमेंट रिएक्शन देगा। अगर आप रोटेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मूवमेंट, और ट्रांसलेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। तो फोर्स रिएक्शन तब आएगा जब कोई डिस्प्लेसमेंट रोके। तो रोलर ये नहीं कहता कि आप घूमो मत, घूमना अलाउड है पर आप नीचे मत आओ। तो जब आपका रेजिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे हुआ तो वन एंड ओनली वन क्या होगा? सपोर्ट रिएक्शन होगा, और वो भी क्या होगा? फोर्स रिएक्शन होगा। जब कभी हिंज सपोर्ट की बात करेंगे, जब कभी हम किसकी बात करेंगे? हिंज सपोर्ट की बात करेंगे। जब आपका ऐसे बीम है और इसमें हिंज सपोर्ट है तो हिंज कह रहा है रोटेशन तो अलाउड है पर हम आपको किसी भी दिशा में जाने न देंगे, जाने नहीं देंगे। तो जाने जब नहीं देंगे तो इस पे दो तरीके का रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और दोनों क्या होंगे? फोर्स रिएक्शन ही होगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट, रोटेशन इज अलाउड। इफ रोटेशन इज अलाउड देन देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट रिएक्शन, कोई मूवमेंट रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो हिंज सपोर्ट या पिन में आपका दो ही रिएक्शन आता है। हाँ, इस अब मान लीजिए कि लोडिंग आया तो हो सकता है कभी ये जीरो हो जाए, कभी ये जीरो हो जाए, और हो सकता है जैसे आप तिरछा लोडिंग किए तो जब तिरछा लोडिंग करेंगे तो इसमें से कोई जीरो नहीं होगा।
तिरछे लोडिंग में इनमें से कोई जीरो नहीं होगा, और जब आप वर्टिकल लोडिंग करेंगे तब आपका आर वाई होगा, आर एक्स जीरो होगा। जब आप हॉरिजॉन्टल लोडिंग करेंगे तो आर एक्स होगा, आर वाई जीरो होगा। तो डिपेंड करता है कि आपने लोड कैसा लगाया है, क्योंकि लोड का ही तो विरोध होना है। तो लोड अगर सही ढंग से आपका लग रहा है तो दोनों आ सकते हैं। इसलिए हिंज सपोर्ट में रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो सकती है, सिर्फ वर्टिकल हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर कोई फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट का मतलब कस के इसको जाम कर दिया गया, तो जब सब आप फिक्स कर दिए तो इसमें आप रोटेशन भी अलाउ नहीं कर रहे हैं और इसमें ट्रांसलेशन भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कितने रिएक्शन होंगे, आर वाई भी होगा और क्या होगा, आर एक्स भी होगा, और रोटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए मूवमेंट भी आएगा। तो in case of fixed support there will be 3 reaction, maximum possible reaction in case of fixed support equal to 3, maximum possible आपके क्या होंगे, 3 होंगे। in case of hinge support there will be 2 reaction, maximum 2 reaction is possible in case of hinge support, and that both are force not a movement, because rotation is allowed about the pin axis। पिन एक्सिस के अबाउट मूवमेंट क्या है, अलाउड है, रोटेशन इज अलाउड। बात समझ में आ रही है। और इसमें आपका 3 तरीके का आ गया। तो अब इसमें आपका है कोई भी सिचुएशन ऐसी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम क्या होगा, तो इसमें आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ऐसा कोई भी बीम सिंपली सपोर्ट, आसान सपोर्ट, तो जहां पर वन एंड हिंज हो, अदर एंड क्या हो, रोलर हो। वन एंड हिंज हो, अदर एंड क्या हो, रोलर हो। जब इस पर लोडिंग आएगी तो यहाँ 2 रिएक्शन, यहाँ 1 रिएक्शन, मैक्सिमम 3 रिएक्शन आ सकते हैं, और तीनों आसानी से इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, ओवरहैंगिंग बीम मतलब क्या है कि ये बियॉन्ड द सपोर्ट भी हैंग कर रहा हो। ऐसा कोई भी बीम द बीम which is क्या है, सस्पेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, सपोर्ट से भी अलग ओवरहैंग है, एक्स्ट्रा हैंग कर गया, तो ऐसे को हम कहेंगे ओवरहैंगिंग बीम। और इसमें भी एक हिंज है और एक रोलर है, तो मैक्सिमम 3 ही रिएक्शन है, आप इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैंटिलीवर बीम जो होता है वन एंड फिक्स होगा, कैंटिलीवर बीम में वन एंड फिक्स होगा, अदर एंड फ्री होगा। द बीम ऑन व्हिच one end is fixed and other end is free is known as cantilever beam. In case of cantilever beam, there is one fixed support at a end and other end is free. In case of fixed support, we know that in case of fixed support there are maximum 3 reactions possible. There are maximum 3 reactions are possible, maximum 3 reactions, and with the help of static equilibrium equation we can solve these 3 reactions, because only 3 reactions and there are 3 equations, we can easily solve the support reaction with the help of static equilibrium equation. So with the help of static equilibrium equation we can solve the reactions. So these are statically determinate beam. These are the beam on which we can determine the reaction with the help of static equilibrium equation. So these are statically determinate beam. Okay. Statically indeterminate beam. Statically indeterminate beam. What is the meaning of statically indeterminate beam? The basic meaning of the statically indeterminate beam is that the number of reactions are more than 3. The number of reactions are more than 3. Or if the number of reactions are more than 3, then we cannot calculate all the reactions with the help of static equilibrium equation. If number of reactions are more than 3, then we cannot calculate the number of all the reactions. We can solve 1 or 2 reactions, but total all the reactions we cannot solve with the help of static equilibrium equations. In this case,
if we cannot determine the number of reaction with the help of equilibrium equation, then we see that these are statically indeterminate beam, स्टैटिकली अनिश्चित बीम, जिनको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, we are here discussing the only plane structures. If there are spatial structure, then static equilibrium equation equal to 6. स्पेस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा? 6 होगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 जब होगा तो वहां पे 6 अननोन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्लेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो प्लेन स्ट्रक्चर में 3 होते हैं और 3 से ज्यादा रिएक्शन तो हमसे ना हो पाएगा। देखिए फिक्स बीम, क्या नाम है? फिक्स बीम। फिक्स बीम का मतलब ही होता है बोथ एंड्स आर फिक्स। In case of fixed beam, yeah, the beam on which both ends are fixed is known as fixed beam। भाई सिंपल सी बात है, फिक्स है। फिक्स का मीनिंग ये है कि बोथ एंड क्या हो? फिक्स हो। अगर बोथ एंड फिक्स है तो आप इसी को बिल्ट इन बीम भी कहते हैं, बिल्ट इन बीम, या इसी को इनकास्टर्ड बीम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इनकास्टर्ड बीम। बिल्ट इन बीम में क्या होगा, या इनकास्टर्ड बीम में क्या होगा कि बोथ एंड फिक्स होगा, इसलिए फिक्स सपोर्ट को हम बिल्ट इन सपोर्ट भी बोलते हैं। फिक्स सपोर्ट को क्या बोलेंगे? बिल्ट इन सपोर्ट। अब इसमें अगर देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 6। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 6। देयर में बी in each and every fixed support there may be 3 reactions. Each and every fixed support there may be 3 reactions. Maybe 1 or 2 is 0, but maximum possible reactions are 3. And in each case there are 3 plus 3 equal to 6. So in case of fixed beam, maximum possible reactions equal to 6. Total number of reactions in case of fixed beam or built-in beam or incasted beam, there are 6. That depends upon loading. The number of reactions also depends upon loading, but every support has its own capability. Every support has its own capability. हर एक सपोर्ट की अपनी क्षमता होती है जो जिसको वो रोक सकता है। बात समझे? जब ये रोटेशन अलाउड नहीं करेगा तो मूवमेंट रिएक्शन भी आएगा। बात समझे? तो टोटल 6 है और 3 ही आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो ओनली 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर देयर एंड वी रिक्वायर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 6, so we cannot determine the all reactions. We cannot determine all the reactions with the help of static equilibrium equation. So this is the fixed beam is statically indeterminate beam. If we increase the indeterminacy, if we increase the supports, the stability of beam increases. अगर आप मल्टीपल सपोर्ट्स लगा रहे हैं तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, पर यह है कि उसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या डिफॉर्मेशन की वजह से क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। स्टेबल तो ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। देखिए जब आपका जैसे ये सिंपली सपोर्टेड है, इसको हीट कर दो, एक तरफ फ्री इलोंगेट कर जाए, एक तरफ क्या है? फ्री है, इलोंगेट है। पर इसको अगर हीट करो तो इन्हीं सपोर्ट्स को झेलना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़ना चाहता है। तो ये भी ध्यान है, इनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा पर उसमें क्रैक्स के वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते इसलिए कह दिए तुम गंदे हो यार, नहीं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, पर सॉल्व ना करने की एक और पीछे वजह है कि जब आपके सपोर्ट्स बढ़ गए तो आप में क्रैक आने के चांसेस बढ़ेंगे, वाइब्रेशन को आप एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। द कैंटिलीवर बीम इज व्हाट? On which one end is fixed and other end is free.
if we support the other end with the help of roller or hinge or a rope. In case of cantilever beam, one end is free and other end is fixed support. If we support the free end with the help of roller or hinge, then the beam is known as propped cantilever beam. Then the beam becomes propped cantilever beam. Okay, clear? Everything clear? Okay, next. So in case of propped cantilever beam, the number of reaction increases and the number of reaction is always more than 3. The possible number of reaction is always more than 3, and we cannot determine all the support reaction with the help of static equilibrium equation. Therefore propped cantilever beam is also a statically indeterminate beam. Propped cantilever beam is also a statically indeterminate beam. Okay, but the stability of propped cantilever beam is more. The stability of propped cantilever beam is more than the cantilever beam. Okay, next, continuous beam. Spelling is wrong. Spelling is wrong, but you can correct it. Continuous beam. What is the meaning of continuous? The meaning of continuous is लगातार 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 लगातार। समझ पा रहे क्या हो रहा है? अगर एक ऐसी बीम हो जो बहुत लंबी हो, लगातार ही लगातार हो, तो ये बताइए बीम में आपको सपोर्ट रिएक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको कोई ऐसा छत की ढलाई हो रही है जो आपकी 70-80 फीट है, तो 70-80 फीट के केस में क्या होगा कि आप एक बीम लगातार ढाल देंगे, पर हाँ उसमें सपोर्ट्स तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम, टू लार्ज, the dimension of the length of the beam is very large and the support is more than 2. If the beam is too large, then we have to support multiple points at multiple points. We have to support at the multiple points. And if in the beam on which the support is more than 2, the beam on which the support is more than 2 is known as continuous beam. कॉन्टिन्यूअस बीम का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट हो, 2 नहीं, 2 या 2 से नहीं है, 2 से अधिक हो। अगर ऐसे बोलना 3 या 3 से अधिक तो भी सही बात है भाई, 3 या 3 से अधिक, क्योंकि 3 है तो 2 से ज्यादा है ही। तो सिंपल आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोर देन 2 सपोर्ट्स, द बीम ऑन व्हिच मोर देन 2 सपोर्ट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस बीम, ओके। या फिर the beam on which supports are 3 or more than 3 is known as continuous beam. In case of continuous beam, the supports are more, the number of reaction in each supports are more, then we cannot determine all the reaction with the help of static equilibrium equation. So continuous beam is also a statically indeterminate beam. Continuous beam is also a statically indeterminate beam. So basically we know the types of beam. What is beam? Beam is a structural member which is designed to carry the transverse load. The transverse load may be point load, uniformly distributed load, uniformly varying load, point couple, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कपल। बात समझ आई? तो इस केस में आप इजीली सारी चीजें जान सकते हैं। बीम्स में आपको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम में देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बीम, वन इज determinate beam and second one is indeterminate beam. Determinate beam has 3 options. One option simply supported, other is overhanging, and third one is cantilever beam. And statically indeterminate beam has also 3 options: fixed beam or encasted beam, propped cantilever beam, and continuous beam. Okay, so now this lecture has been closed, and the end of the lecture
वन थिंग इज देयर, बिकॉज आप सब लोग ये बताएंगे कि कैसा रहा आज का लेक्चर, और आप सब लोग इसको डिटेल में करते रहेंगे। रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, अटेंड द क्लास रेगुलरली। कंटिन्यूटी इज basic thing of a student. If you are regularly approaching to the college, regularly attending the classes, then you are in extra edge than others. Others से आप बेहतर हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप सब लोग जो भी जहां पे भी बच्चे हैं, आप सब लोग इसको क्लास को अटेंड करें। अगला क्लास फिर हम जल्दी से लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।